मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि वक्फ को लेकर जितना शोर मचाया जा रहा है, क्या कहीं कुरान में इसका जिक्र है? फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 30 पारा है मेरे हाथ में, ये 30 पारा है मेरे हाथ में। और गाहे बगाहे मैंने अभी 3 दिन पहले भी 2 इस्लामिक स्कॉलर के हिजाब को खोला था नेशनल न्यूज के डिबेट पर और कहा कि आयत नंबर बता दीजिए। अभी 3 दिन पहले वो मेरे ट्विटर पर काफी ट्रेंड भी किया, नहीं बता पाए। और फिर से मैं पूछ रही हूँ, इस भारत देश के असदुद्दीन मीर जाफर जो है, असदुद्दीन अवैसी, रजाकार फौज का आखिरी सिपाहसालार और पाकिस्तानी मुखबिर जो असदुद्दीन अवैसी है, मैं उससे पूछ रही हूँ। और इस देश के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हर एक हुक्मरान से पूछ रही हूँ कि इसमें वो पारा नंबर और आयत नंबर बताओ जहां पर वक्फ बोर्ड के बारे में जिक्र किया गया है। नहीं है। क्या हमारे भारत देश के संविधान में वक्फ बोर्ड का जिक्र है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। बल्कि अंबेडकर साहब ने अपने 13 सीरीज की जो बुक लिखी थी उसमें 5th सीरीज की बुक में जाइएगा और 11th सीरीज की बुक में जाइएगा तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अखंड भारत के मुसलमान अभी वोट करके पाकिस्तान बनवा रहे हैं, उसी तरीके से एक दिन आएगा कि फिर से ये वोट करेंगे और फिर से ये भारत का विरोध करके फिर से एक इस्लामिक देश बनाने की कोशिश में लग जाएंगे। भारत के माइनॉरिटीज पर कभी भी विश्वास ना किया जाए, ये अंबेडकर साहब ने अपनी किताब में लिखा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अंबेडकर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत के मुसलमानों पर विश्वास ना किया जाए। अब आता है तीसरा हिजाब, मैं आपको खोलती हूँ कि ये प्रदर्शन आज जंतर मंतर पे क्यों बैठा कि अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। हालांकि आई एम स्टिल स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत नहीं है, इसको इरेज और वैनिश करने की जरूरत है, क्योंकि ना ये कुरान में है ना ये संविधान में है। लेकिन मैं केंद्र की सरकार को इज्जत देते हुए और मैं मुसलमानों से ये पूछना चाहती हूँ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये पूछना चाहती हूँ कि संशोधन 1923 में हुआ, 1954 में हुआ, 1995 में हुआ, 1991 में हुआ, 2013 में हुआ। 1995 की बुक भी मैं लेकर के बैठी हूँ, 1991 की बुक तो सभी लेकर बैठते हैं, 1923 की भी बुक आपको अमेज़न पे मिल जाएगी, 1954 की बुक भी आपको अमेज़न पे मिल जाएगी, 1991 की बुक भी आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। 2013 में भी जो कांग्रेस ने वोट लेने के चक्कर में 123 बड़ी प्रॉपर्टी दिया था और अमेंडमेंट किया था, वो भी आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। अब आती है बात कि जब 5 बार 6 बार अमेंडमेंट हो सकता है तो फिर 2025 में क्यों नहीं हो सकता? और अमेंडमेंट ही तो है, कोई हटाया नहीं जा रहा है, खत्म नहीं किया जा रहा है। उस वक्त 2013 में जब आपको प्रॉपर्टी मिल रही थी तब आपने शोर नहीं मचाया, लेकिन अब जब उसको बेहतर बनाया जा रहा है, गरीब और ऐसे मुस्लिम जो पिछड़े हुए हैं उनकी भलाई के लिए अगर उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है तो कितनी हाय तौबा मच रही है। और कांग्रेस के नेता भी नाजिया जी आज पहुंचे हुए थे जंतर मंतर में, सलमान खुर्शीद वहां पहुंचे हुए थे, वो इमरान मसूद जो पीएम मोदी को लेकर किस किस तरह की टीका टिप्पणियां करता है वो भी वहां पहुंचा हुआ था। अंजू जी, ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मैंने सलमान खुर्शीद के साथ काम किया है। मैंने उनसे सीखने की कोशिश की थी अपने अर्ली एज के वक्त में कानून समझने की कोशिश की थी। और जैसे ही मुझे समझ में आया कि ये वकील कम संविधान अपने हाथ में रखते तो जरूर हैं, पर इनके दिमाग की हर नसों में इस्लाम घूमता रहता है और वो भी पाकिस्तानी इस्लाम, मैं खामोशी से वहां से हट गई। ये मेरे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है और इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं चौथा हिजाब आपके सामने खोलना चाहती हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। अगर वाकई में ये वक्फ बोर्ड की किताब वाकई में संवैधानिक तरीके से लिखी गई है तो 1947 के बाद से जितने भी वकील बने हैं आज तक 2025 तक, उनको ये क्यों नहीं पढ़ाया गया? चलिए ठीक है, मैं 1947 पर नहीं चाहती हूँ, लेकिन 1923 से तो पढ़ाया जा सकता था। आज भी आप एलएलबी के सारे स्टूडेंट से पूछिए कि क्या उनके सिलेबस में है ये, क्या वो पढ़ते हैं ये, क्या इनकी धाराएं उनको पता है, क्या इनके सेक्शंस उनको पता है,
क्या संविधान की किताब का कोई महत्व वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में होता है? क्या संविधान के आर्टिकल, सेक्शन और सबसेक्शन को के माध्यम से वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल पर बहस किया जा सकता है? नहीं। तो ये कौन सा ये भारत का अंग है? ये वक्फ बोर्ड, ये तो भारत का कोई अंग ही नहीं है। आपने मुसलमान देश की बात कही है, एक मुसलमान देश मुझे बताइए, सबसे ज्यादा लफंदरबाज मुसलमान असदुद्दीन अवैसी, वो तो सबसे बड़ा जो फॉलोअर है वो जिन्ना का है और पाकिस्तान का है। तो क्या पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड है? है? नहीं है। अरब, अब मैं डायरेक्ट मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा पर जाती हूँ। वक्फ बोर्ड के वहां पर मंत्री हैं, और जो कोई भी अपनी जमीन को वक्फ करना चाहता है वो गरीब, मजलूम, असहाय मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया जाता है। मानिए जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, मैं मोहम्मद बिन सलमान की सरकार के पास गई और मैंने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी 4 घर है, एक एक्स्ट्रा घर है जो मैं अल्लाह के हवाले करना चाहती हूँ, अल्लाह के नाम पर वक्फ डोनेट करना चाहती हूँ। वो उसी वक्त मजलूम और असहाय को बुलाते हैं और किसी एक ऐसे इंसान को उसकी जिम्मेदारी दे देते हैं, चाहे वो वहां पर इबादतगाह खोल दे, चाहे वो वहां पर मस्जिद खोल दे, चाहे वो वहां पर यतीम खाना खोल दे, चाहे वो वहां पर सराय खाना खोल दे, चाहे वो वहां पर हॉस्टल खोल दे, चाहे वो वहां पर स्कूल खोल दे, और वो हो जाता है, वो दिखता है। आप गूगल पे सर्च भी कीजिएगा, या आप मोहम्मद बिन सलमान की सरकार से अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन मांगिएगा तो वो देते भी हैं भारत के लोगों को। मेरे पास उन्होंने कई इंफॉर्मेशन भेजे हैं, मेरे पास उसका सबूत है कि उन्होंने अपने लेटर हेड पर इंफॉर्मेशन भेजा है। तो जब वहां पर डोनेशन की हुई और वक्फ की हुई जमीन से असहाय मुसलमानों की मदद की जा रही है, तो मुझे ये जानना है कि 22 करोड़ मुसलमान में से 20 करोड़ मुसलमान तो असहाय हैं, रोज छाती पीटते हैं और मोदी की सरकार को वो कोसते हैं। तो आखिर ये मिलियन ट्रिलियन पैसा जा कहां रहा है, जाता कहां है? ये मिलियन ट्रिलियन पैसा जो रेवेन्यू से आता है, उस पैसे से भारत के असहाय पसमानदा मुसलमानों का उत्थान क्यों नहीं हो रहा है? भारत के असहाय मुसलमान शिक्षित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हालांकि मेरे पास एक छोटी सी क्लिप है, मैं चाहती हूं कि आप उसको देखें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2018 में, और उन्होंने अपने जुबान से जो बात कही है मैं उसको यहाँ पर आपको सुनाना चाहती हूँ ताकि दर्शक भी समझें। हिंदुस्तान, ये सारे लोग मानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ जायदाद है हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के बाद दूसरे नंबर पर टर्की है, जो बहुत पीछे है हिंदुस्तान के मुकाबले। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है उसके लिहाज से नंबर 1 सारी दुनिया में वो हिंदुस्तान है। दुनिया में वक्फ के जो मेन हब्स माने जाते हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और सीरिया, फलस्तीन और मक्का, मदीना, ये मेन हब्स माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर हिंदुस्तान का है, जहां सबसे ज्यादा जायदादें वक्फ की हैं। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट में मौजूद है कि जो एस्टिमेशन किया है वक्फ की जायदादों का वो 60 लाख एकड़, 6 मिलियन एकड़, यानी 24,280 स्क्वायर किलोमीटर की जायदाद है हिंदुस्तान में वक्फ। 24,280 स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना बड़ा रकबा है आप अंदाजा इससे लगा लीजिए कि जो केरला है, केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। 60 लाख एकड़ और 24,280 स्क्वायर किलोमीटर पर सारी डिपोजिट जायदादों तो कम भी होगी। उन्होंने सच्चर कमेटी के जमाने में जो रिकॉर्ड्स उनके पास अवेलेबल थे उसकी बुनियाद पर एस्टिमेशन किया है। तो केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। पंजाब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, तकरीबन आधा पंजाब ये हिंदुस्तान में वक्फ की जायदाद है। तो उतना बड़ा एक पूरे स्टेट उससे बन सकता है। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीनें वो आर्म फोर्सेस के पास है, फौज के पास, और दूसरे नंबर पर रेलवे है, और तीसरे नंबर पर वक्फ। अब तो वक्फ नंबर 2 पे आ गया। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कहते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपये, और 20,000 करोड़ रुपये सालाना इससे
से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। 20,000 करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मैंने वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पद अधिकारी का आपको सुनाया है, जो वो अपने ट्रिब्यूनल पे बैठ करके अपना आलोचना कर रहे हैं। तो ये 20,000 करोड़ सालाना रेवेन्यू जा कहाँ रहा है, किसके जेब में जा रहा है, किसके जेब में जा रहा है? वक्फ उन्हीं के बोर्ड जेब में जा रहा है, रोते पिटते छाती पिटते जंतर मंतर पर बैठे थे। वक्फ बोर्ड एक्चुअली में कोई मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के रिफॉर्मेशन की जगह नहीं है। वक्फ बोर्ड चंद समाज के मुसलमान ठेकेदारों का खुला सट्टा बाजार है, जो कहीं ना कहीं अंडर द बैरिकेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आता हुआ दिखाई देते ही ये फड़फड़ाने लगे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आप सांप के दुम पर जब पैर रखिए तो वो आपको डसने की कोशिश करता है कि मुझे भागने दो, मुझे बिल में छुपने दो।